Hello students, today we are going to start our next topic in the cells chapter, that is basically the parts of the cell and the parts of the cytoplasm. Okay, so before we starting the cytoplasm part, let us take the brief preview on the previous lecture. Okay, yesterday's lecture we have discussed about the cell theory and we have discussed the basic definitions of cell, that is given as the cell is the smallest unit in the unit of the life, and you can also denote it as the smallest living thing in our body is called as the cell. Okay, cell is the basic structural and functional unit of the living organisms, as we already discussed that if the cell is not present in the human body or in any organism, the organism will not take up place and it will be not in a moving state or it will be not living. Okay, and this discovery of the cell will be defined by the Robert Hooke in the 1965 by the microscope, and he observed that the thin slice of cork in the under the microscope and show the honeycomb like structure, and this structure is defined as the small compartment, and this small compartment has given the name of the cell, and this types of construction is also present in the all organisms living organisms. Then we have discussed the variations in cell by number, shape, and size. So there will be the categorized of the cell number. If the cell present one in any organism, then this organism is called as the unicellular organism. Examples are amoeba, and the multicellular organisms are the organisms in which the more than one cell present. Okay, and the examples are human being and earthworms, or you can write the any of the above. Okay, bacteria, sorry, any of the living organisms. Okay, सेल शेप डिफाइंड किया है हम लोगों ने कि भाई द सेल शेप डिफर नॉट ओनली इन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट आल्सो इन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म. कई बार क्या होता है कि शेप जो होता है वो सिर्फ एक ही ऑर्गेन्स में सेम होते हैं, दूसरे ऑर्गन में अलग अलग होते हैं. जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स होंगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होंगे. उसी के ऊपर से हम लोगों ने सेल साइज के ऊपर से भी डिफाइन किया है कि भाई स्मॉलेस्ट सेल जो है वो हम लोगों को प्लेरोनुमेनिया में दिखने को मिलता है, लार्जेस्ट सेल जो है वो ऑस्ट्रिच सेल में देखने को मिलता है. उसके बाद पार्ट्स ऑफ सेल हम लोगों ने स्टार्ट किया था, मैंने कल एक्सप्लेन किया था पार्ट्स ऑफ सेल, और उसी के ऊपर से मैंने आप लोगों को लिखने के लिए भी दिया था कि पार्ट्स ऑफ सेल में से आपको दो चीज़ें लिखनी है. ओके, सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, तो जनरली आउटर मेम्ब्रेन होते हैं, यानी कि आउटर साइड्स के सेल के ऊपर जो मेंबर्स होते हैं उसको हम लोग कहेंगे सेल मेम्ब्रेन. साथ ही साथ सेल वॉल जो है वो क्या होती है, तो सेल वॉल जो है वो सेल को सपोर्ट करने के लिए, फिक्स करने के लिए और प्रोटेक्शन करने के लिए बनाई गई वॉल है. ओके, उसके साथ साथ उसी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होते हैं. फिर हम लोगों ने साइटोप्लाज्म का स्टडी किया था, तो साइटोप्लाज्म जो है वो क्या है, जनरली द पोर्शन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म जो है वो मैंने बोला था कि ये आपको जो पॉइंट है वो डिस्कस याद रखना है कि भाई ये क्या है, तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच वाला जो हिस्सा है उसको साइटोप्लाज्म कहेंगे. ये जेल सब्सटेंस है जो क्या करता है, पूरे के पूरे सेल को भर के रखता है और contains the hereditary material. And also we have discussed the nucleus. तो न्यूक्लियस क्या होता है, तो ये तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेपरेट हुआ होता है. ये भी मैंने कल बताया था कि न्यूक्लियस के आसपास अपने खुद के मेंबर्स होते हैं जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं उसी ने सेपरेट किया है साइटोप्लाज्म से अपने न्यूक्लियस को. ये सेल की सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं भाई. न्यूक्लियस अगर किसी सेल में ना प्रेजेंट हो तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अगर ब्रेन ही ना हो तो सारी एक्टिविटीज़ करने में प्रॉब्लम आ सकता है. लेकिन हमारे में तो क्या होता है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, तो जनरली सारी एक्टिविटीज़ वो करवा पाते हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द न्यू टॉपिक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होते हैं, सो सराउंड्स द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के आसपास जो होते हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं. उसको मेड ऑफ द टू लेयर से ये बने हुए होते हैं. ओपनिंग अलाउज मटेरियल टू एंटर एंड लीव द न्यूक्लियस, यानी कि किसी भी चीज़ को अगर न्यूक्लियस के अंदर जाना है और न्यूक्लियस से बाहर निकलना है तो किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, उसको परमिशन लेनी पड़ेगी न्यूक्लियर की. यहाँ पर मैं ड्रॉ करके रखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि न्यूक्लियर होता कहाँ पर है, सॉरी न्यूक्लियस कहाँ पर होता है. सपोज कि ये हमारा सेल है, ये सेल के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा
न्यूक्लियस के जो मेंबर है उसकी आउटर लेयर के ऊपर, उसको ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो अगर किसी चीज़ को न्यूक्लियस के अंदर घुसना है या बाहर निकलना है तो उसको ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भाई साहब की परमिशन लेनी पड़ेगी, वरना क्या होगा कि वो कोई चीज़ अंदर नहीं जा पाएगी या तो फिर बाहर नहीं आ पाएगी। सेम एज द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, तो जनरली सेल वॉल के ऊपर के जो मेंबर होते हैं उसको हम लोगों ने क्या कहा था, सेल मेम्ब्रेन कहा था। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करते हैं, सेल के अंदर और बाहर निकलने की परमिशन को प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसी भी चीज़ को अंदर या बाहर जाने की परमिशंस प्रोवाइड करते हैं। तो जनरली आप सोचोगे कि सर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अंदर बाहर होगी, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कशन करेंगे कि भाई ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हम लोगों को क्या करवाना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन करवाना पड़ता है। क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी सेल को अगर हमको ग्रो करवाना है, किसी भी सेल से हम लोगों को मल्टीपल सेल्स बनाने हैं, तो किसी चीज़ में क्या करना पड़ेगा, उसका ग्रोथ या डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाने के लिए किसी भी चीज़ को, एनर्जी को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो वो पर विदाउट परमिशन तो किसी भी चीज़ के अंदर जा नहीं सकती। और इसी की वजह से हम लोगों को क्या करना पड़ता है, परमिशन ग्रांटेड करनी पड़ती है, जो परमिशन ग्रांटेड सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करेंगे। अब बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। तो इट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो जनरली ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स जो होते हैं, और यही क्या करते हैं, डीएनए से बनते हैं या तो फिर डीएनए को बनाते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। यानी कि हमारे कई बार ऐसा होगा कि कई जो बच्चे होंगे उसकी जो नाक होगी वो मम्मी जैसी दिखती होगी, कान जो होंगे वो पापा जैसे दिखते होगी, आंखें जो होगी वो दादा जैसे दिखती होगी। तो इसका जनरली रीज़न क्या है कि क्रोमोसोम्स जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होते रहते हैं। इसी की वजह से वो जीन्स क्रिएट करते हैं, और वो जो जीन्स होते हैं उसकी वजह से हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो जनरेशन बाय जनरेशन सेम जैसे दिखते हैं हम लोगों को। ओके, ये जीन्स जो है वो हम लोग जो जीन्स पहन रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जीन्स यानी कि जनरेशन टू जनरेशन जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसको हम लोग डिफाइन करते हैं एज अ जीन्स। ओके, अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। तो व्हाट इज द सेल ऑर्गेनल्स? जनरली सेल ऑर्गेनल्स यानी कि जो सेल के अंदर काम करने वाले सारे के सारे पार्ट्स है। बहुत ज़्यादा ऐसे काम होंगे। अगर मैं मान लो कि कोई एक इंडस्ट्री को डालता हूँ, तो इंडस्ट्री में बहुत सारा काम होगा, और इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारा काम होगा तो बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए कोई कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रखूँगा। क्योंकि मैं अकेला या फिर कोई अकेला बंदा तो किसी चीज़ के या किसी डिपार्टमेंट को संभाल नहीं सकता। तो अलग अलग डिपार्टमेंट हम लोग क्रिएट करेंगे, उसकी वजह से सारे काम में कंफ्यूजन ना हो जाए। उसी तरह से सेल ऑर्गेनल्स जो है वो अलग अलग काम को प्रोवाइड करने, अलग अलग काम करने के लिए, अलग अलग वर्क करने के लिए क्रिएट किए गए हिस्से हैं सेल के अंदर के। ओके, तो सबसे पहले सेल के अंदर का हिस्से जो है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला हिस्सा है प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स जनरली होते हैं, वो क्या होते हैं, प्लास्टिड्स आर लार्ज ऑर्गेनल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। भाई ये देखो, यहाँ से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस शुरू हो जाएगा एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच का, और उसी के साथ साथ आप लोगों को ये समझते जाना होगा कि कौन सी चीज़ें प्लांट सेल में होगी और कौन सी चीज़ें एनिमल सेल के अंदर होगी। सो दोनों चीज़ें जो है वो डिफरेंट होगी। मैं पहले आप लोगों को एक फिगर दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो जाए। ये जो है वो एनिमल सेल है, और हाँ, यहाँ पर देखो ये जो है वो एनिमल सेल है। और एनिमल सेल के अंदर आप लोग देखो तो पर्टिकुलरली कौन सी चीज़ें हैं। कोई पूछे कि भाई एनिमल सेल के अंदर क्या सेल ऑर्गेनल्स कौन से हैं, तो आप लोगों को लिखने हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप लोगों को लगेगा सर ये आप सब क्या बोल रहे हो, आपको हम तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद यहाँ पर है गोल्गी एपरेचुस यानी कि गोल्गी बॉडीज। ओके, यह भी याद रख सकते हो आप लोग। उसके बाद आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद लाइसोसोम्स और रिबोसोम्स। ओके, इतनी चीज़ें तो याद रखनी पड़ेगी। एनिमल सेल के अंदर इतनी चीज़ें जो है वो प्रेजेंट होती है, बाकी तो सेम ही है। यहाँ पर न्यूक्लियस है। ओके, न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे, और यहाँ पर जो है वो सेल वॉल होगा, और सेल वॉल होगा तो सेल मेम्ब्रेन भी होंगे।
और सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो ये तीनों चीज़ें तो हमको पता है। तो याद कितनी चीज़ें रखनी पड़ेगी हम लोगों को, ये सारी जो चीज़ें मैंने सर्कल की है वो सर्कल वाली चीज़ें जो है वो होगी हमारा सेल ऑर्गेनल्स। ओके, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा सेल ऑर्गेनल है, रिबोसोम्स जो है वो हमारा सेल ऑर्गेनल्स है, गोल्गी बॉडीज जो है वो हमारा सेल ऑर्गेनल्स है, और माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। अब ये सारी चीज़ें काम क्या करती है वो हम लोग फर्दर टॉपिक्स के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं, पर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। इतनी सारी चीज़ें हैं वो एनिमल सेल के अंदर अलग अलग टाइप्स के काम करवाती है, वो मैं बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं प्लांट सेल के बारे में। तो प्लांट सेल के बारे में भी हाफ ऑफ द चीज़ जो है वो सेम रहेगी, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाएगी। ओके, जैसे कि आप लोग अपनी फिगर के अंदर देखते हो, और वही चीज़ें जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साथ ही साथ में। पहले एनिमल सेल में मैंने जो बताया वो आप लोगों को याद रह जाएगा। Okay, then we are going to discuss about the plant cell. Okay, so let us go to the second topic. क्लोरोप्लास्ट जो है क्या करता है, तो प्लांट सेल के अंदर ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, और उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के साथ साथ ही वहाँ पर फूड जो है वो क्रिएट होता है। ओके, ओके, क्रोमोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं। फॉर प्रोवाइडिंग द कलर अदर देन ग्रीन कलर। ओके, क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो क्यों प्रेजेंट होते हैं, तो कई बार ग्रीन कलर के अलावा भी कोई कलर प्रोवाइड करना हो, येलो हो चाहे फिर ब्राउन हो जाए, तो वो कलर को प्रोवाइड करने के लिए क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं प्लांट सेल्स के बारे में। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जनरली क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो रोड शेप स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, और रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस द एनर्जी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। तो ये क्या होते हैं कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन और एनर्जी में सेल्यूलर रेस्पिरेशन और डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया भाई साहब जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते हैं। इसी वजह से इसको पावर हाउस कहा जाता है सेल का। ओके, और वाटर और मिनरल्स लेवल को भी ये कंट्रोल करता है, और रिसाइकल और डीकम्पोज ऑफ द प्रोटीन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स की प्रोसेस भी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ओके, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रिबोसोम्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही हार्ड हो जाएगा। ओके, तो आज सिर्फ 3 टॉपिक करवाया, लेकिन वो सिर्फ आपको एक्सप्लेन नहीं किए हैं, आप लोगों को लिखने भी है। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कौन से क्वेश्चन हैं आप लोगों को लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ प्लांट सेल्स। क्वेश्चन नंबर 2, what is plastids? Question number 3, what is chloroplast? Question number 4, might explain mitochondria. Okay, so that's it for today. Thank you very much for hearing this lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me in the comment section, or you can ask me in the WhatsApp, or you can ask me in the Insta. Till then, bye bye everyone, and take care of yourself.